Assalamu alaikum dear students, I am Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having great time at your homes and you have started your study as well. Dear students, हर lecture में I used to say start learning. लर्निंग मीन्स कि आपको पढ़ना है, याद करना है. मैंने आपसे उस दिन भी कहा था बेटा जी, जब आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक्स खोलेंगे तो ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स और योर मंथली टेस्ट. तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपने नोट्स, अपनी बुक्स को इस तरह से खोलें, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मत देखें और बस आप समझते हैं कि ये हो गया है, नहीं, इसको तैयार करें. सेकेंडली स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि लर्निंग करनी है तो क्या कॉपी पे लिखना है. मैंने आपके लिए एक ये चॉइस आपको दी थी कि आप ये कर सकते हैं कि जब आप लर्निंग करें तो उसको अपनी नीट कॉपी पे, अपनी इंग्लिश ए या बी की जो भी कॉपी है उस पर लिख लें. तो ये भी एक तरह से आपका राइटिंग का काम भी होता चला जाएगा. सेकेंडली आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आप याद करके लिख लेते हैं ना तो आप अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स को खुद ही आपको पता चल जाता है, असेस कर लेते हैं कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक है, स्पेलिंग कहाँ मिस्टेक है मेरी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 14. लेकिन लेक्चर नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर लेक्चर नंबर 13 विच वाज अबाउट द एसे. हमने एसे पढ़ा था, माय फेवरेट माय हॉबी, और उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हॉबी मतलब एक उर्दू में जिसके हम कहते हैं मेरा पसंदीदा मशगला. तो हॉबी तो कुछ भी, कई हॉबीज़ हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मतलब हर शख्स, हर जो स्टूडेंट है वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अपनी हॉबी को चॉइस करता है. बट द मेन थिंग वाज अबाउट द एसे, जिसमें हमारा मेन टॉपिक जो था या मेन हॉबी जो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए उसमें डिस्क्राइब की थी, दैट वाज अबाउट द गार्डनिंग. कि गार्डनिंग जो है वो इट इज़ वन ऑफ द ईजी एंड द चीप हॉबी एंड यूज़फुल और इंटरेस्टिंग, और बहुत सारी इसके एलिमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. आई होप यू हैव लर्नड दैट ऐसे. आपने उस ऐसे को याद करके, तो कोशिश करें जब आप उसे लिखें तो अपनी नीट कॉपीज़ पे लिख लें, ताकि आपके दिमाग में जो एक क्वेश्चन है कि वो कॉपीज़ पे लिखना है या नहीं. एक और चीज़ स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब हम रूटीन डेज़ में भी अपने स्कूल में हम काम करते हैं तो हम सब कुछ अपनी कॉपीज़ पे नहीं लिखते हैं. कुछ चीज़ें हम नोट्स में एज इट इज़ याद कर लेते हैं, कुछ हम जो है वो कॉपीज़ पे भी लिख लेते हैं. जैसे हमने हमारे एक टाइम में हमारे 3 एसेज हैं, तो उसमें से हम 2 एसेज कॉपी पे लिख लेते हैं, 1 ऐसे हम नोट्स पे याद कर लेते हैं. इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर एक लेसन के 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो वो हम 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस तो कॉपी पे नहीं लिखते हैं. हम उनमें से 3 या 2 जो है वो उसके रेलिवेंट 2 या 1 जो है वो कॉपी पे लिख लेते हैं. लेकिन लर्निंग हम सब की करते हैं. तो बात वही आ गई कि याद आपने सब चीज़ें करनी है, लेकिन जो राइटिंग का क्राइटेरिया है, हाँ, जैसे हमने टेंसेस किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, वो टेंस उसको आपने जितना मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, कोशिश कीजिएगा कि वो सारा आपने कॉपीज़ पे नोट डाउन किया हो. जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जिस तरह आप उसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर लें. जैसे कि मैं क्लास में आई यूज़ टू से माई स्टूडेंट्स कि आप लेड पेंसिल से हाईलाइट करो सेंटेंस को, कि उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. इसी तरह से आप वो टेंसेस जो मैंने करवाए हैं आपको, उनको आप पूरा कंप्लीटली अपनी कॉपीज़ पे लिखें. सेकेंडली, जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपके नोट्स में टेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, उस टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आपने बनाए, मतलब उसमें जो बने हुए हैं, आप उससे नेगेटिव बना लें, इंटेरोगेटिव बना लें, इंटेरोनेगेटिव बना लें, फिर डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस. तो इस तरह से आपकी ड्रिल जो है वो आपकी कॉपी पे भी आ जाएगी, और आपका एक जो कॉपी वर्क वाला क्वेश्चन है वो भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेटर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेटर पैटर्न. एक्चुअली हम पहले लेटर का पैटर्न मैं आपको बताऊंगी, एज वी हैव डन इन आवर एप्लीकेशन. मैंने एप्लीकेशन में भी जैसे आपको बताया था कि हमारा जो पैटर्न है उसमें मार्क्स होते हैं. पैटर्न के मार्क्स किस तरह होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने जस्ट पैटर्न लिख दिया है तो बीच में आप उसका जो सेंटर मटेरियल है वो कुछ भी ना लिखें तो जी ये हो गया. नो, ऐसे नहीं होता. लेकिन राइट पैटर्न लिखना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो एक मेन कंसर्न चीज़ है, आपका जो मटेरियल है वो भी लिखना ज़रूरी है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेशंस की हैं लाइन वाइज. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर योर लाइन्स इन योर कॉपीज और योर आंसर शीट. फर्स्ट लाइन में आप
एक तो पहले ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि हमारा पूरा लेटर जो है वो लेफ्ट अलाइंड होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से हम पूरे ऐसे की उसकी सैल्यूटेशन से लेकर उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग है, वो सारी जो क्लोजिंग है, वो सारा हमारा लेफ्ट अलाइंड होगा, ठीक है। ये चीज़ आप अपने पेपर पे भी जब करेंगे तो इसको अपने माइंड में रखेंगे कि हमने लेफ्ट से राइट नहीं होना। सेकेंडली स्टूडेंट्स, जब आप पेपर में स्पेशली आप करते हो एप्लीकेशन का या लेटर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो कोशिश किया करें कि आप जो न्यू शीट है वो जो स्टार्टिंग उसके है पेपर का, स्टार्ट से ही लेटर को लिखें। फर्स्ट आप जब लिखते हो एग्जामिनेशन हॉल, अब यहाँ पर देखें आई हैव राइट द कैपिटल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन का ई जो है मैंने कैपिटल लिखा है, हॉल का एच कैपिटल है। इसके बाद सिटी A.B.C. नाउ यू नोटिस सिटी का C कैपिटल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A B C ये तीनों जो हैं ये कैपिटल है, मतलब आप स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे। आप इनके डॉट्स भी देख लें और एंड पे भी डॉट आएगा। कम टू द लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 में डेट लिखी है। ये तो डेट मैंने वही लिखी है जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, बट स्टूडेंट दिस इज़ फॉर योर गाइडलाइन। आपने क्या करना है, जिस दिन जिस तारीख को आप पेपर में लिख रहे हो लेटर, उसी दिन की जो है डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। नोट्स वाली डेट मेंशन नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग दिस लेटर इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन अगस्त या सितंबर में हो रहे हैं, तो आप सितंबर की वो सेट डेट लिखोगे जिस दिन पेपर कंडक्ट हो रहा है। सो May 5, 2020 यहाँ तक ये आपकी, और उसके बाद 1 लाइन स्पेस, क्योंकि आप नैरो लाइन्स पे लिखते हो तो 1 लाइन स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग इन योर आंसर शीट्स, तो वहाँ पर भी आप 1 लाइन स्पेस देकर एंड देन यू स्टार्ट विद द पर्सन, द नॉमिनी, जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो या जिसको लेटर आप लिख रहे हो, ठीक है। इतने पोर्शन को हम ग्रामेटिकली, जो हम लेटर की जो स्टार्टिंग होती है उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं, SALUTATION, यानी ये आपके लेटर की स्टार्टिंग है। ये एक फॉर्मल लेटर जो है, फॉर एग्जांपल जो हम अपने इनफॉर्मल जो हम लिखते हैं वो तो लेटर्स और तरह से होते हैं, लेकिन खैर अब तो लेटर्स लिखे ही नहीं जाते, अब तो लोग टेक्सटिंग और मैसेजेस इसके ऊपर ही पूरा अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग को सैल्यूटेशन कहते हैं। नाउ कम टू द सेंटर मटेरियल। अब जो हमारा एक सेट स्टेटमेंट हमारे लेटर के हेडर के तौर पे दी गई होती है, एक क्वेश्चन आपको, फॉर एग्जांपल आपका लेटर नंबर 1 है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग सम मनी एंड टेलिंग हिम व्हाई यू नीड इट। यानी आपने जो लेटर लिखना है, पहले तो किसको लिख रहे हो, टू योर फादर, ठीक है। क्यों लिख रहे हो, आस्किंग फॉर मनी, पैसों के लिए मांग रहे हो, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आपने रीजन देनी है व्हाई यू नीड इट, कि आपको क्यों ज़रूरत है इन पैसों की, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ योर लेटर, तो आपने उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपने अपने लेटर का लिखना है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द मटेरियल आप फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग जो है वो हर लेटर की वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर फादर, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी बोलते हैं। और इसे वैलिडेक्शन भी बोलते हैं। वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली कि जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो हम फॉर्मली, उसकी एंडिंग भी फॉर्मल ही होती है। योर्स अफेक्शनेटली, अब मैंने अफेक्शनेटली क्यों लिखा है टू द फादर, मतलब फादर के साथ जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू सेलिब्रेशन होगी, कि जो आपके स्टार्टिंग में जिस पर्सन को आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। एक चीज़ यहाँ मैंने और क्लियर की है, इफ़ यू नोटिस ओवर दिस पार्ट ऑफ योर वाइट बोर्ड, कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं या ऐसे लोग जिनको हम लेटर लिखते हैं, लाइक फादर, मदर, अंकल, नेफ्यू, मीन्स जो हमारे रिलेशंस में या हमसे एल्डरली फिगर होते हैं, ठीक है, उनके साथ खास तौर पे जो हमारे ब्लड रिलेशंस में या जिनके साथ वही रिश्तेदारी
उससे मुतालिक, तो जब हम उनको लेटर लिख रहे होते हैं तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो होती है वो अफेक्शनेटली होती है, ठीक है। अफेक्शनेटली का मतलब होता है कि आपकी शफकत का तालिब या आपके लिए वो जो मोहब्बत और प्यार और ये मेहरबानी, इस सेंस में ये जो है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इन रिलेशंस को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपकी जो एंडिंग है, जो वैलिडिक्शन है, वो अफेक्शनेटली आप लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर फ्रेंड, योर ब्रदर और योर सिस्टर, लाइक जो आपके सिबलिंग्स में से या फ्रेंड्स में से आप किसी को लिख रहे हो, या आप एक फॉर्मल लेटर किसी अथॉरिटीज़ के नाम लिख रहे होते हो, जहाँ पर आप कोई सजेशंस भी दे रहे होते हो, तो वहाँ पर आप सिंसियरली लिखते हो। क्या लिखते हैं? सिंसियरली, ठीक है। तो ये एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, व्हेन द स्टार्टिंग द सेलिब्रेशन एंड द नॉमिनी पर्सन इज अबाउट द रिलेशन, तो फिर आप उसके एंडिंग पे अफेक्शनेटली लिखते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैंने क्लियर की थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो एप्लीकेशन के पैटर्न में भी मैंने ये बात कही थी कि हम योर्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी एक वी आर हैबिचुअल टू डू, ऐसा हम लगाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है, एक्सप्रेशन ही गलत हो जाता है। मैंने आपको तब भी बताया था ये पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है, जिसमें एक पोजेशन आ जाती है, तो ये प्रोनाउन इटसेल्फ एक कंप्लीट ये वर्ड है योर्स, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो योर्स अफेक्शनेटली देन कोमा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और अपने माइंड में ज़रूर रखें कि ये जो हमारे पंक्चुएशन मार्क हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर कॉन्शियस रहना है। लाइक अगर एग्जामिनेशन हॉल है, कॉमा है ABC, तो इसमें A.B.C. देन डेट एंडिंग की, तो वो भी हमने फुल स्टॉप लगाया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, कि जब आप डेट लिख रहे होते हो ना, लाइक आपने फॉर एग्जांपल मंथ पहले लिखा है, तो उसके बाद आपने जो डेट लिख रहे हो, जो फिगर है, वो जो नंबर है, उसके ऊपर आपने TH नहीं लगाना, लाइक दिस, कि आप इस तरह से लिख दें May 5th देन कोमा 2020। ये गलत एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये एक रॉन्ग एक्सप्रेशन आपका जो है राइटिंग में आता है, इस तरह से नहीं लिखते। हाँ जी, इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हो, आप अगर इस तरह से लिख देते हैं 5th May, 2020, ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो या तो आप ये लिखें या फिर ये, अगर आप मई के बाद यानी मई मंथ लिख के और देन आप उसके ऊपर TH लगा के और कोमा और 2020 लिखते हो, तो वो गलत हो जाएगा। एक और चीज़ फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है मई 5/5/2020, ये तो मुकम्मल तौर पे गलत है, यानी टोटली इनकरेक्ट। इसको आपने बिल्कुल नहीं लिखना अपने लेटर में। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम अपनी क्लोजिंग करते हैं, एंडिंग करते हैं अपने लेटर की, तो हम इस साइड पे कोई डेट नहीं लिखते। हम एप्लीकेशन में तो जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लेटर में हमने थ्रू आउट द टाइम हम लेफ्ट अलाइंड ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा लेटर पैटर्न किस तरह होना चाहिए। फिर जो हमारे एल्डरली रिलेशंस होंगे उनके साथ हम अफेक्शनेटली लिखते हैं, फ्रेंड, ब्रदर या सिस्टर, जिसमें हम किसी की खैर ख्वाही, किसी के लिए गुडविल चाहते हैं, तो हम सिंसियरली के स्पेलिंग लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बेटा जी, जर्नल एरर के तौर पे ऑब्ज़र्व किया जाता है। जब मैं भी अपनी नॉर्मली अपनी क्लास में भी एक हैबिचुअली एक रूटीन सी मैंने देखी है कि स्टूडेंट्स जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो स्पेलिंग को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक सिंसियरली तो जनरली आप लोगों का ना गलत हो जाता है। क्यों? वो स्पेलिंग याद करते हुए आप याद करते हो SINCERLY, सिंसियरली, तो ये जो एक पर्टिकुलर ई है ना, ये अक्सर खाया जाता है। इसी तरह से रिसीव एक ये वर्ड है जिसका मतलब है मौसूल होना, इसमें से भी अक्सर एक ई जो है वो अज़म हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये समझ से बाहर है। वो इसलिए क्योंकि जब आप याद कर रहे होते हो, आप इतने फ्लुएंटली वर्ड को पढ़ लेते हो कि आप उसको फोकस नहीं करते हो कि किस वर्ड को मैं मतलब वर्ड्स को फोकस करके फिर याद करें। सिंसियरली, अब ये जो ई है ये हमारा कहीं भी उस स्ट्रेस में आता ही नहीं है। हम मतलब अगर ये एक टेक्निक भी है स्टूडेंट्स कि जब आप स्पेलिंग याद कर रहे हो ना, तो आप वर्ड को देखा करें कि किस पे जोर आ रहा है, वो आपका स्लेबल बन जाता है। ठीक है, स्लेबल होता है जिसपे आपका एक वर्ड का स्ट्रेस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अफेक्शनेटली। अब यहाँ पर अगर आप इसको बोलते हुए भी सुनोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा
बोलने से ही आप वर्ड्स के साउंड, जैसे हम फोनेटिक्स एंड फोनीम्स हम पढ़ते हैं, स्पेशली अभी तो हमारे बिल्कुल हम अपने प्राइमरी लेवल पे जो हमारा है जूनियर के लेवल पे, हम जब अपनी नर्सरी प्रेप क्लासेस प्ले ग्रुप में, तो हम साउंड्स के साथ उनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं। तो वो यही कि जब आप प्रोड्यूस करो साउंड, अपने मुंह से बोलो, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाए कि इधर कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप स्पेलिंग याद करें तो आप क्लियर माइंड के साथ याद करें। एक चीज़ और हमेशा अपने माइंड में रखें बेटा जी, जब TION ये 4 लेटर एक साथ बने होंगे तो ये शन का साउंड देते हैं। TION, जहाँ जहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन तो TION, ठीक है, पंक्चुएशन में TION, जिधर जिधर ये 4 लेटर्स बनेंगे तो ये शन का साउंड देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, कुछ जनरली आप अगर देखें तो वर्ड्स जो हैं जिनको मिलाने से उनके साउंड्स बन जाते हैं, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी। इसके अलावा CH, जब ये वर्ड 2 लेटर इकट्ठे होंगे तो ये च का साउंड देते हैं। ठीक है, जैसे परचेज, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आप अपने माइंड में मतलब आपके आ रही होंगी इस टाइम। तो गौर करें कि इन सब में च का साउंड जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ CH का साउंड, च में CH इकट्ठा बोला जाता है तो वो च का साउंड आता है। इसी तरह से TURE, ये 4 लेटर जब एक साथ होते हैं तो ये चर का साउंड देते हैं, लाइक नेचर, ठीक है, और फर्नीचर। तो अगर आप देखो तो एंड पे TURE, ये 4 लेटर एक साथ आते हैं तो इसका साउंड भी सेम प्रोनाउंस होता है। तो जब आप साउंड्स को देख लोगे ना तो लेटर्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे कि हाँ, अगर शन का साउंड निकल रहा है तो TION शन में लगाऊंगा साथ में। ओके, यहाँ तक आपको मैंने स्पेलिंग की स्ट्रेटेजी बताई है कि स्पेलिंग भी आप कैसे अच्छे से याद कर सकते हो। लेटर पैटर्न जब आप कर रहे हो, हाउ मच यू आर फोकस्ड, कि आपको कितना फोकस रहना है अपने लेटर पैटर्न से रिलेटेड। फिर उसका सेंटर मटेरियल लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि लेटर के ये जो है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पेपर का दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन एप्लीकेशन और लेटर में हमेशा चॉइस आती है, लेकिन चॉइस एग्जामिनर के साइड पर होती है। ठीक है, यानी जो आपका पेपर सेटर है उसकी मर्जी होगी कि वो पेपर में एप्लीकेशन देता है या लेटर देता है। आपको सभी चीज़ें याद करनी होती हैं, एप्लीकेशन भी और लेटर्स भी, आपको दोनों चीज़ें याद करनी है। पैटर्न इसीलिए मैंने दोनों का आपको डिटेल समझाया है ताकि आप जब इसको याद करो तो आपको पता रहे कि मैंने जो है ये करने हैं हर सूरत में, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने अपने लेटर्स याद करने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका अगर फॉर एग्जांपल या आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इसके 10 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 10, यानी 10 मार्क्स से ये आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, जो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। नाउ कम टू योर इंग्लिश नोट्स। ये आपके इंग्लिश नोट्स हैं, पेज नंबर 66। अपने इंग्लिश नोट्स के अगर आप खोलो तो यहाँ पर पेज नंबर 66 पर आ जाएं। लेटर्स की एक ऊपर टाइटल दिया हुआ है जहाँ से हमारे लेटर्स स्टार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स फॉर क्लास 7 देयर आर 5 लेटर्स। ठीक है, आपके ग्रामर के पोर्शन में 5 लेटर्स हैं, जिनमें से आपको हाफ जो हैं वो फर्स्ट टर्म में करने होते हैं, हाफ सेकंड टर्म में। तो इट डजंट मीन कि आप जो है वो 2 या 3 इस तरह से इसकी डिवीजन हो जाती है और देन बाकी के जो होते हैं वो नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं, और जो थर्ड टर्म होती है वो हमारा पूरा रिवीजन सेशन होता है। नाउ I hope that you must open your English notes in front of you when you are having this video lecture. Page number 66 है। I am going to read the statement. आप अगर स्टेटमेंट को, मैंने वही बात मैं आपको पहले भी ये कह चुकी हूँ स्टूडेंट्स, कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले रीड ज़रूर करना है, उसको थॉरली रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो एंड देन राइट द आंसर। अगर आप बस ये लगा लोगे कि अच्छा फादर वाला है, फादर वाला तो एक और भी लेटर है, तो ये एक हुआ भी था ऐसे। ही इज़ वन ऑफ द शाइनिंग स्टूडेंट, बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन हुआ ये कि उसने स्टेटमेंट बस इतना बड़ी राइट अ लेटर टू योर फादर, तो उसको लगा अच्छा ये फादर वाला लेटर है, तो ही स्टार्टेड राइटिंग द लेटर। बट हुआ क्या कि उसने वो जितना लेटर लिखा वो सारा का सारा
इररेलेवेंट कंसीडर हो गया, क्योंकि उसने राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडी था, और जबकि उसने पूरा लेटर में लिख दिया अबाउट द मनी एंड वाई यू नीडेड। तो ये कन्फ्यूजन उसके माइंड में रह गई, बस उसने वही फादर वाले स्टेटमेंट को पढ़ लिया और वो पूरा का पूरा क्वेश्चन, वो जो 10 मार्क्स थे वो 0 में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो आपसे शेयर करने का पर्पज़ ही ये है कि आप लोग बस इतने हेस्टी होते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि आपने पूरी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ते हो एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो इस तरह नहीं करना, पहले रीड द स्टेटमेंट, आप आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, रिकॉल करो अपने माइंड में कि ये कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा लेटर है जो आया है, ठीक है। एंड देन स्टार्ट टू राइट कि आपने जो भी लिखना है उसके में। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग सम मनी एंड टेलिंग हिम व्हाई यू नीडेड, कि आप अपने फादर को लेटर लिखें और उसमें उनसे पैसे मांगें, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि आपको वो पैसों की क्यों ज़रूरत है। एग्जामिनेशन हॉल EXAMINATION, एग्जामिनेशन, EXAMI एग्जामी, NATION नेशन, हॉल HALL हॉल, HALL हॉल, और इसके बाद कॉमा है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी CITY सिटी A.B.C. लाइन नंबर 3 में डेट आप लिखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है May 5, 2020। देन थोड़ी स्पेस है, डियर फादर यानी प्यारे अब्बा जान, जिस तरह से आप। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स बता दूँ, एप्लीकेशन और लेटर की सैल्यूटेशन में फ़र्क ये होता है कि आप प्रिंसिपल को जब आप लिख रहे हो, लाइक आप उनको सर या मैडम जो भी एड्रेस कर रहे हो, उनके साथ डियर नहीं लिखते, लाइक डियर सर, डियर मैडम, ये नहीं लिखते। लेटर में जब आप लिख रहे हो लाइक डियर अंकल, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, तब आप स्टार्टिंग में उनके साथ डियर लिखते हो, ठीक है। डियर फादर, फादर का F कैपिटल है, डियर का D कैपिटल है, कोमा, आई हैव स्पेंट द मनी विच यू सेंट मी लास्ट मंथ। आई हैव स्पेंट, स्पेंट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्पेंट द मनी यानी मैं वो रकम खर्च कर चुका हूँ, विच यू सेंट मी लास्ट मंथ, जो आपने मुझे पिछले महीने भिजवाई थी। नाउ विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, APPRO ये स्पेलिंग है, ACHING। यही चीज़ मैंने अभी आपको जब स्पेलिंग याद करने की मैं आपको टेक्निक बता रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ CH इकट्ठे आते हैं तो ये च का साउंड देते हैं, अप्रोचिंग, ठीक है, अप्रोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर CH का साउंड आया तो वो चिंग, इसका मतलब होता है कि इट्स नियर, मतलब जो मुस्तकबिल करीब में, नियरेस्ट, ठीक है। तो फास्ट अप्रोचिंग मतलब कि उसकी आमद है, जल्द ही विंटर यानी सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो रहा है। एंड आई नीड अ वार्म सूट, और मुझे एक गर्म सूट की ज़रूरत है। आई हैव टू बाय अ स्वेटर टू के स्पेलिंग ये हैं TOO। इसका मतलब होता है यानी ये मज़ीद के लिए, ठीक है, मज़ीद जैसे हमें किसी चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके लिए ये वर्ड टू। वैसे तो टू का एक्सप्रेशन ये भी है बट दिस इज़ योर preposition, इट्स नॉट दैट वन टू, तो ये वो नहीं है। सो TOO यानी मज़ीद मुझे एक स्वेटर की भी जो है वो भी ख़रीदना है। अब यहाँ पर आई हैव टू, इधर एक्सप्रेशन चेंज हो गया, HAV हैव टू। अब इट इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज कंपल्सरी, मतलब आप कहते हो ना आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम ज़रूर करना है। यहाँ मस्ट, कंपल्शन जो है वो शो करता है जब आप हैव के साथ टू लगा देते हो तो ये कंपल्शन को शो कर रहा है, दैट समथिंग इज इम्पोज टू यू। आई हैव टू बाय अ स्वेटर टू, कि मुझे एक स्वेटर भी खरीदना है। सम मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, REQUIRED,
रिक्वायर्ड मीन्स नीडेड या ज़रूरत, ठीक है। सम मनी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग अ फ्यू हेल्पिंग बुक्स, कि मुझे परचेजिंग मीन्स खरीदना, ठीक है, मतलब बाय करना, कि मुझे कुछ और पैसों की भी ज़रूरत है फॉर परचेजिंग अ फ्यू हेल्पिंग बुक्स, जो मेरी माउन किताबें, मतलब हेल्पिंग बुक्स एक तो जर्नली जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है और उसके साथ जैसे बुकलेट्स हैं या नोट्स हैं उनको हेल्पिंग बुक्स के लिए, कि और भी पैसे उनको ख़रीदने के लिए भी कुछ और मनी यानी कुछ और पैसों की भी ज़रूरत है। द वार्म सूट अलोन विल कॉस्ट अबाउट 1000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर अब पहला जो स्टेटमेंट था वो क्लियर हुआ, यहाँ तक जो हमने उसने कहा है कि सम मनी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग अ फ्यू हेल्पिंग बुक, कि उसने पहले बताया है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, साथ साथ वो रीज़निंग दे रहा है कि मुझे क्यों ज़रूरत है, यानी आपका जो स्टेटमेंट है लेटर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल जो है वो डिफेंडिंग भी है एंड डिमांडिंग भी है, साथ साथ वो डिमांड कर रहा है पैसों की और साथ साथ वो डिफेंड कर रहा है कि वो क्यों डिमांड कर रहा है। द वार्म सूट विल अलोन विल कॉस्ट अबाउट 1000 रुपी, कि यानी जो वार्म सूट गर्म सूट जो है वो सिर्फ उसी की जो कीमत है वो 1000 रुपये होगी, कि वो इससे कम का नहीं होगा, तकरीबन से ज़्यादा, मतलब वो इतने पैसों का होगा। विल यू देयरफॉर सेंड मी एटलीस्ट 3000 रुपीज़ फॉर ऑल दीज थिंग्स, लाइक एक तो उसने स्वेटर खरीदना है, वार्म सूट खरीदना है, हेल्पिंग बुक्स खरीदनी है, सो ही इज़ डिमांडिंग फॉर 3000 रुपीज़। कितने पैसे वो मांग रहा है? 3000 रुपये। तो वो कहते हैं कि इसलिए आप मुझे 3000 रुपये भेज दें फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन तमाम चीज़ों के लिए। कॉमा है, कॉमा मतलब कि स्टेटमेंट अभी जारी है, यानी यहाँ पर उसने अपनी बात ख़त्म नहीं की। आई अश्योर यू मीन्स कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ दैट आई शेल ओवरकम माई फाइनेंशियल मैटर्स। ओवरकम कहते हैं काबू पा लेना, कंट्रोल कर लेना, अंडर कंट्रोल। तो वो कहते हैं कि मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं अपने फाइनेंशियल मैटर्स के जो मेरे मुआशी मामलात हैं, यानी जो मेरे पैसे मैंने जो खर्च किए हैं, अब मैं अपने इस जो मेरी एक प्रॉब्लम है या जो भी मेरा ये मामला है, इसको मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं इसको इंशाल्लाह कंट्रोल करूँगा और आपको मैं इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस है, 1 लाइन स्पेस, एंड देन योर्स अफेक्शनेटली, कि आपका प्यारा, आपका मतलब जब हम अपनी वालदैन को लिखते हैं तो आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, इस तरह से कहते हैं। तो अफेक्शनेटली कि आपका प्यारा बेटा या बेटी, नाम नहीं लिखते, x.y.c. ना हमने स्कूल का नाम लिखा लेटर में और ना ही हमने अपना नाम लिखा, अपने शहर का नाम भी नहीं लिखा। तो ये आपका जो एक फॉर्मल लेटर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नोट्स में, ये आपको यहाँ पर इसी तरह से इसको याद करना है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी और आपको ये लर्निंग में आसानी रहेगी। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स कि जब आप ख़ास तौर पे लेटर्स, एप्लीकेशन, स्टोरीज़ और समरीज, ये सारे क्वेश्चन जब आप याद करते हो तो जनरली जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। स्पेलिंग मिस्टेक को अभी अगर आप गौर करो तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा है वॉर्म। आई हैव टू रेज सम स्पेस फॉर राइटिंग हियर। अब यहाँ पर अगर आप वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करोगे तो वॉर्म में मैंने आर को साइलेंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमें बहुत टाइम तक हम इस वर्ड को कनाइफ पढ़ते रहे, क्योंकि हम के को भी बोलते थे साउंड, साथ साथ एन का भी साउंड बोलते थे। इसी तरह से दिस वर्ड, अब अगर आप देखो तो इनमें से कुछ वर्ड जो हैं वो साइलेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम पढ़ते हैं आम, और फिर यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों हम इन लेटर्स को साइलेंट कर देते हैं? द रीज़न इज़ कि जब दो कॉन्सोनेंट साउंड्स, अच्छा ये तो बड़े जर्नल, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत जर्नली इस चीज़ का आइडिया है कि वाउल साउंड कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। These 5 sounds are vowel sounds. तो consonant sounds कौन से होते हैं? The rest of the alphabets are called consonant sounds. तो वो आपके consonant sounds होते हैं। तो जब एक
ही टाइम में दो कॉन्सोनेंट साउंड्स एक साथ आ जाएं तो उनमें से एक जो है वो साइलेंट हो जाता है। अगर आप गौर करो, K इज द कॉन्सोनेंट साउंड, N इज कॉन्सोनेंट साउंड, I इज द वोवेल साउंड। तो जब दो अल्फ़ाबेट एक साथ आ गए, दो कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट एक साथ आ गए तो एक जो है वो साइलेंट हो गया। होल में भी W जो है वो साइलेंट हो जाता है। इसी तरह से आम में यानी RM, दो कॉन्सोनेंट साउंड्स एक साथ आए तो इसमें से एक जो है वो साइलेंट हो गया। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। इस तरह से वॉक, जर्नली हम इसे वॉल्क क्यों नहीं पढ़ते, वॉल्क, एल का साउंड क्यों नहीं पढ़ते? इसीलिए कि जब एल और के दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं तो दोनों एक साथ तो प्रोनाउंस नहीं होंगे, तो एक जो है उसमें से साइलेंट हो जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी। इस तरह से ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग द स्पेलिंग। जब आप स्पेलिंग याद करोगे तो इस तरह से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि वाई द लेटर इज साइलेंट, और आई हैव टू मेक इट, आई हैव टू राइट इट। जब मैंने वर्ड लिखना है तो मैंने इसको ज़रूर लिखना ज़रूर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगा। ओके जी स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेटर अच्छी तरह समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से लर्निंग करोगे और इसको, चलिए ये एक समझ लें एक तरह से आपके लिए होमवर्क है कि आपने ये लेटर याद करके अपनी कॉपीज़ में याद करके लिखना है, देख कर नहीं लिखना है। पहले आपने इसकी लर्निंग करनी है एंड देन यू विल राइट इट डाउन इन योर कॉपीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।